मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक का आज ये आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम आपको सबसे पहले कपल के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। आइए ये कपल क्या है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर आपने इधर एक फोर्स लगाया है। मान लिया जाए कि इस फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन है और एक फोर्स आपने इस जगह पे लगाया है, यह भी फोर्स 5 न्यूटन का है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई किए गए हैं। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है और एक ही बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहा है। इस बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई किया गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और एक ही बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर अप्लाई किया गया है। तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्स को कहा जाता है कपल। पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction and acting at two different points of same body are called couple। मैंने यहां पर couple को डिफाइन कर दिया है। pair of forces equal in magnitude, opposite in direction, acting at two different points of same body are called couple। जब आप किसी बॉडी पर कोई कपल अप्लाई करते हैं तो वो कपल उस बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देता है। मतलब ये हुआ कि कपल का काम है बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देना। अ कपल गिव्स रोटेशनल इफेक्ट टू द बॉडी। अगर आपने इस बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये बॉडी इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आइए फिर से समझते हैं। आपने यहां पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देगा। एक और केस लेते हैं। मान लिया जाए कि इस केस में एक और केस लेते हैं। ये वही बॉडी है, उस बॉडी पर यहां पर एक फोर्स लगाया गया है, सपोज कीजिए कि 8 न्यूटन का, और यहां पर भी फोर्स लगाया गया है 8 न्यूटन का। तो इस केस में भी पेयर ऑफ फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और एक ही बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहा है। तो ये भी कपल कहलाएगा। ये कपल भी बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट देगा, लेकिन दोनों का दोनों कपल बॉडी को अलग अलग अमाउंट से रोटेशनल इफेक्ट देगा। ये वाला जो कपल है ये बॉडी में ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और ये वाला जो बॉडी है ये वाला जो कपल है ये बॉडी में कम रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अलग अलग कपल बॉडी में अलग अलग अमाउंट का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कोई भी कपल किसी बॉडी में जितने अमाउंट का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसे मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क के नाम से जाना जाता है। The amount of rotational effect produced by a couple is called moment of couple or torque। अब हमने बताया कि यहां पर amount of rotational effect ज्यादा है और यहां पर amount of rotational effect कम है। ये रोटेशनल इफेक्ट कैसे मेजर किया जाता है, मतलब मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकाला जाता है, ये देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां से यहां पर का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। इसमें भी ये जो डिस्टेंस है 6 मीटर है। तो आप देखेंगे ये जो लाइन है ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है। ये आप देख रहे हैं 8 न्यूटन का, ये 8 न्यूटन का है। यहां पर देखेंगे आप ये 5 न्यूटन का और ये 5 न्यूटन का है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहलाता है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस कहलाता है।
ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। और ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो अगर मैं ये 5 न्यूटन लिख रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और ये 6 मीटर लिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा, 30 न्यूटन मीटर आ जाएगा। यही मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क कहलाता है। मतलब मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो अगर पूछा जाए कपल कैसे मेजर किया जाता है तो इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा वही टॉर्क कहलाएगा। अब आप इसमें चले आए, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर ही है, तो यहां पर हो जाएगा 48 न्यूटन मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क आएगा 48 न्यूटन है और यहां पर 30 न्यूटन है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ कपल यहां के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क निकालने के लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। आइए आगे समझते हैं, अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस डाइपोल पर टॉर्क लगता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस डाइपोल पर टॉर्क लगता है। ये कितना टॉर्क लगता है हम आपको इसी के बारे में बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर ये एक चार्ज प्लेट है। ये चार्ज प्लेट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है। इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस Q है। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल का डाइपोल लेंथ 12 और पोल स्ट्रेंथ Q है। इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E। ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। अब आप गौर करेंगे यहां पर एक चार्ज प्लस Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नतीजा इस डाइपोल के इस पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा। चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो प्लस QE हो जाएगा। एक दूसरा जो आप देखेंगे यहां पर चार्ज माइनस Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस Q इंटू E लगेगा। यह भी एक फोर्स है माइनस। मान लिया जाए कि ये फोर्स F डैश है, तो आप देखेंगे ये दोनों का दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है और एक ही बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कपल। जब आप किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक कपल काम करता है। ये कपल इस डाइपोल को रोटेशनल इफेक्ट देता है। तो कोई भी कपल किसी डाइपोल को जितना रोटेशनल इफेक्ट देगा वही उस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क है। तो हम लोग इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा वो जानना चाहते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of dipole length 12, pole strength Q and electric dipole moment P is placed in a uniform electric field E. Let the dipole is making an angle theta with the direction of electric field. We want to derive expression for torque acting on dipole.
जब भी आप टॉर्क निकालना चाहेंगे तो आपको दो चीजों का जानना जरूरी है। एक कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं ये जो आपको दिखाया गया ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है, तो यही जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। यही डिस्टेंस हम लोगों को मालूम करना है। तो आइए पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। अब दोनों तरफ से हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जब मॉडुलस ले लेंगे तो वेक्टर साइन हट जाता है, तो आपको F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये BN जो है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आइए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आता है। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल ABN में चले जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABN, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है। थीटा के लिए BN ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है साइन थीटा होता है P बाई H, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो यहां पर परपेंडिकुलर BN है और हाइपोटेनियस AB है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BN बाई AB हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा आ जाएगा। AB का वैल्यू आप देखेंगे ये डाइपोल लेंथ है, ये 12 है, तो इसके लिए 12 मैंने पुट कर दिया। तो ये BN परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो गया जो कि QE है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो गया जो कि आपको 12 साइन थीटा है। जब इन दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो चीज मिलेगी वही टॉर्क कहलाएगा। तो मान लिया जाए कि इस डाइपोल पर लगने वाला जो टॉर्क है वो टाउ है। यहां पर लिखा हुआ है टाउ, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ये टाउ जो है, टाउ ये है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको दो चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा है फोर्स का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 साइन थीटा और फोर्स का मैग्नीट्यूड है QE। इस 12 को Q के साथ लिखते हैं तो Q इंटू 12 ये E साइन थीटा हो जाएगा। Q इंटू 12 ये आप जानते हैं कि ये पोल स्ट्रेंथ और ये डाइपोल लेंथ है, इनका प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो Q इंटू 12 के लिए लिख दिया जाएगा PE। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क acting on dipole. Expression for torque acting on dipole. तो याद रखेंगे कोई भी डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ जिसका स्ट्रेंथ E है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा का एंगल लगा रहा है, तो उस डाइपोल पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो PE साइन थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में चार तरीके से रखा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एक चार्ज प्लेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह सेम होता है, इसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल चार तरीके से रखा जा सकता है। अगर आपने डाइपोल को इस तरह से रखा तो हम लोग कहेंगे कि डाइपोल इज इंक्लाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने डाइपोल को इस तरीके से रखा तो कहेंगे डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने डाइपोल को इस तरीके से रखा तो कहेंगे डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर डाइपोल को आपने ऐसे रखा तो कहेंगे डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार तरीके से रह सकता है, या तो इंक्लाइंड हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हमने जो ये फॉर्मूला निकाला है टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, ये कौन से केस के लिए है? तो आप समझ रहे हैं कि ये जो केस है ये उस केस के लिए है जब डाइपोल इज इंक्लाइंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हम आपको यह बताएंगे कि अगर डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तब क्या होगा, एंटी पैरेलल रहा तब क्या होगा, और इंक्लाइन रहा और परपेंडिकुलर रहा तो क्या होगा। अब आप देख लें डाइपोल के पैरेलल होने की कंडीशन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो जाए तो डाइपोल कहा जाएगा कि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लिया जाए कि थीटा का वैल्यू 0 है, P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब P इज पैरेलल टू E, डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साइन थीटा ये साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में साइन का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो टॉर्क आ जाएगा 0। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तो इस डाइपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। लिख दिया गया है hence no torque will act on dipole if dipole is along the direction of electric field or dipole is parallel to electric field। अब अगर आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 180 हो जाएगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 180 है, मतलब P एंड E आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब P इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। तो साइन थीटा साइन 180 हो जाएगा और साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। तो P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब डाइपोल पर अगेन कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो दो केस में डाइपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगता है, मतलब जब वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और या एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैरेलल कोई टॉर्क नहीं लगेगा। मतलब ये कि अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो कोई टॉर्क नहीं, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 180 डिग्री का एंगल हो तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो दो केस में आपने देख लिया कि डाइपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। आइए हम लोग देखते हैं केस नंबर 3, जिसमें कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 90 डिग्री। केस 3 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, P इज परपेंडिकुलर, P एंड E आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखेंगे साइन थीटा ये साइन 90 है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो P इंटू 1 तो इज इक्वल टू P हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है जो डाइपोल पर काम करता है। तो आपने देख लिया कि अगर डाइपोल ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, तो आप इसे लिख सकते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE। तो अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो कोई टॉर्क नहीं लगता है। लेकिन जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू का टॉर्क होता है PE, और इंक्लाइन होने पर टाउ का वैल्यू PE sin थीटा है। तो आपने देख लिया। आइए क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन ये देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole of dipole moment 2 into 10 to the minus 6 coulomb meter is kept in a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the 7 Newton per coulomb. Calculate the value of torque acting on dipole if dipole is parallel to electric field, opposite to the direction of electric field, making an angle 30 degree with the direction of electric field, perpendicular to electric field. तो आप सबसे पहले जो गिवन है वो देख लें, क्या क्या गिवन है। आपको जो गिवन है वो है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलम, सॉरी 2 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम मीटर।
उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यह है 5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला है Pe sin थीटा, तो आप यहां पर पुट करेंगे Pe sin 0, sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो Pe × 0, ये आपको हो जाएगा 0। मतलब जब पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, जो कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। केस 2 में आ जाएंगे, आपको दिया हुआ है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस केस में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब टाउ का वैल्यू आपको फिर निकालना है, सेम फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा, मतलब Pe इंटू 180 sin 180, और sin 180 का वैल्यू होता है 0, तो Pe × 0, तो यहां पर फिर से टॉर्क 0 हो जाएगा। मतलब पैरेलल होने पर और एंटी पैरेलल होने पर डाइपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। तीसरा केस लिखा गया डाइपोल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस केस पे आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आपको टॉर्क का वैल्यू निकालना है, टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा होता है, P का वैल्यू आप पुट कर दें जो कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर है, E का वैल्यू 5 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम है, और थीटा का वैल्यू 30 है, यहां पर 30 पुट करेंगे तो sin 30 होता है 1/2, तो आप sin 30 का 1/2 पुट कर दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5 × 10 10⁻6 10⁻7, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, इतना न्यूटन मीटर, मतलब 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इस केस में जो टॉर्क लगेगा वो 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसी तरह से जब आप साइन थीटा का वैल्यू 90 ले लेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, उस केस में आपको आ जाएगा टॉर्क 100 न्यूटन मीटर। तो मैं समझता हूं कि वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? At what angle an electric dipole of dipole moment P should be placed in an electric field of intensity E so that torque acting on it be half the maximum torque? आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ये P है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ये है E। आपसे पूछा गया कि कितने एंगल पर रखा जाए ताकि इस पर लगने वाले जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाए, मतलब टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स हो जाए, ये गिवन है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ है हाफ टाउ मैक्स। आप जानते हैं टाउ के लिए एक्सप्रेशन है Pe sin थीटा, और टाउ मैक्स का वैल्यू आपको मिलता है Pe, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू Pe होता है। तो Pe और Pe कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2। तो ये साइन थीटा 1/2 ये साइन 30 के लिए होता है, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब जब आप 30 डिग्री पर रखेंगे तो इस पर जो लगने वाला टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाएगा। 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क होता है और 30 डिग्री पर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फाउंड टू बी Pe व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको टाउ 1 दिया हुआ है जिसका वैल्यू द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल इज फाउंड टू बी Pe। डाइपोल का फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा 1, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, फिर से देख लें। द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फाउंड टू बी Pe व्हेन टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये Pe है,
और ये वैल्यू तब दिया हुआ है जब θ1 ये आपको है 30 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कि टॉर्क का वैल्यू क्या होगा अगर θ2 60 डिग्री हो जाए। 30 डिग्री पर रखने पर टॉर्क का वैल्यू Pe आया है, तो 60 डिग्री पर रखने पर टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा वो देख लें। तो τ1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Pe sin θ1 और τ2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Pe sin θ2। तो τ1 बाई τ2, τ1 ये Pe साइन डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ये 1 है और ये 2 है, तो τ1 हो जाएगा τ1 डिवाइडेड बाई τ2, ये आपको हो जाएगा Pe sin θ1 डिवाइडेड बाई Pe sin θ2। तो Pe और Pe कैंसिल हो जाएगा। τ1 का वैल्यू दिया हुआ ये है Pe, τ2 का वैल्यू आपको नहीं मालूम है। sin θ1 ये sin 30 है और sin θ2 ये कितना है sin 60 है, तो ये आपको हो गया Pe डिवाइडेड बाई τ2। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। sin 60 हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 और √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Pe बाई τ2 दिस इज इक्वल टू 1/√3। तो τ2 हो जाएगा √3 Pe, ये हो जाएगा, ये टॉर्क का वैल्यू है। तो इतना टॉर्क डाइपोल पर लगेगा। आगे हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। ये आप देख रहे हैं टॉर्क का एक्सप्रेशन है P sin थीटा। जब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है, मान लिया कि वेक्टर क्वांटिटी P है, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में है और इसे वेक्टर फॉर्म में वापस लाना है, तो इसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने P को यूनिट वेक्टर n कैप से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर P बन जाएगा। तो ये टॉर्क है P sin थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाउ इंटू n कैप P sin थीटा n कैप। तो टाउ को अगर n कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर टाउ हो जाएगा और P sin थीटा n कैप। आपको याद होगा, आप पढ़े हैं A क्रॉस B होता है AB sin थीटा n कैप। मतलब ये हुआ कि AB sin थीटा n कैप को लिखा जा सकता है A क्रॉस B। AB sin थीटा n कैप ये A क्रॉस B होता है, तो P sin थीटा n कैप को लिखा जा सकता है P क्रॉस E। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, हेंस टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया। इस तरह से अगर आपको वेक्टर फॉर्म में टॉर्क दिया हुआ हो तो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बात समझते हैं। आपको मालूम है A क्रॉस B के बारे में। मान लिया जाए कि आपके पास एक वेक्टर है A, ये x1 i कैप है प्लस y1 j कैप है प्लस z1 k कैप है, और एक दूसरा वेक्टर है B जो कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। अब आपको A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B निकालने का आसान तरीका है, पहले आप लिखेंगे i कैप फिर j कैप फिर k कैप। अब आप देखेंगे A में i का एलिमेंट्स x1 है, j का एलिमेंट्स y1 है और k का एलिमेंट्स z1 है। तो i के सामने i का एलिमेंट्स लिखेंगे, j के सामने j का एलिमेंट्स लिखेंगे और k के सामने k का एलिमेंट्स। अब B में चले आएंगे तो i का एलिमेंट्स है x2, j का एलिमेंट्स है y2 और k का एलिमेंट्स है z2। तो इसके एलिमेंट्स को लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकालना है। आप देखेंगे यहां पर 3 रोज है और 3 कॉलम है। इनका वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको i कैप को लेना होगा। जब आप i कैप को लेंगे तो इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को छोड़ देंगे। i कैप के सामने का ये रो और ये कॉलम ये छोड़ देंगे, बच जाएगा y1 z1 एंड y2 z2। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे y1 को z2 से और z1 को y2 से, तो ये आपको मिल जाएगा y1 z2 माइनस z1 y2। इसके बाद अब j है तो यहां पर माइनस j ले लेंगे
इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को छोड़ देंगे। जे है सामने का रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बच जाएगा x1 z1 एंड x2 z2। तो x1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 से, x1 z2 माइनस z1 x2। फिर k ले लेंगे, जब k लेंगे तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने को रो को छोड़ देंगे, बच जाएगा x1 y1 एंड x2 y2। तो x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और y1 को x2 से, तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब हम लोग चले आते हैं एक प्रॉब्लम पर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। देखिए लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इतना कूलममीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इतना न्यूटन कूलम, हाउ मच टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल। टॉर्क के मतलब होता है P क्रॉस E, और P क्रॉस E निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले I फिर J फिर K। अब P में I का एलिमेंट्स है 3, J का एलिमेंट्स है 2 और K का एलिमेंट्स है 1। E में आ जाएंगे तो I का एलिमेंट्स है 2, J का एलिमेंट्स है 1 और K का एलिमेंट्स है -2। आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 कॉलम है और 3 रो है। तो पहले आप I को लेंगे, इसके सामने का कॉलम और इसके सामने के रो को छोड़ देंगे। जब इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को आपने छोड़ दिया तो बच जाएगा 2 1 एंड 1 -2। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 मिल जाएगा, फिर -1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर -j लिखेंगे। इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को छोड़ देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जाएगा -2। फिर ये k है, प्लस देकर के k लिखेंगे। k के सामने का रो, सामने का कॉलम और इसके सामने का रो को छोड़ देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 × 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5i कैप, ये -2 और -2 मिलकर के -8 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस 8j और ये हो जाएगा -k, ये आ जाएगा। तो ये टॉर्क के लिए, ये टॉर्क का वैल्यू आ गया और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये था 1.3 का आखिरी लेक्चर्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1.4। तो आप 1.4 के लिए इंतजार करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमारा लेक्चर्स आपको लगातार मिलता रहेगा। आप इंतजार करें।